Good morning, one and all, my dear and loving students. I hope your studies are going good and well at your home. So, as usual, this is your Ruksar ma'am, and today I am here with the chapter 4 of Standard 8, that is, How the Traders Become Rulers. As this chapter is basically from the history portion of your book. So, in this chapter, we are going about history, the past. Okay, dear student, as the topic gives you clear insight into the chapter that how the traders become rulers. ट्रेडर्स किस तरह से रूलर्स बन गए. ओके, हाउ द ब्रिटिश एंटर इन आवर कंट्री इंडिया एंड आफ्टर दैट हाउ दे बिकम rulers. In this chapter we are going totally study about that. Okay, dear student, so without wasting time, let's start the chapter. So as usual, if you haven't read my chapter before my explanation, then you must read the chapter. Okay, dear student, so I'm going to explain you line by line the content. Okay, so let's start. The children were engrossed in reading the storybook of Two Cats and a Monkey during the recess. Now here what the scene is given to you, the children were engrossed in reading the story of Two Cats and a Monkey during the recess. जो स्कूल के बच्चे हैं वो रिसेस टाइम में एक स्टोरी बुक रीड करने में बहुत ही ज़्यादा एंग्रोस थे, यानी बहुत ही अटेंशन से और इंटरेस्ट से एक स्टोरी पढ़ रहे थे. ठीक है, वो स्टोरी किसके बारे में थी? टू कैट्स एंड अ मंकी, कैट्स और मंकी के बारे में वो स्टोरी थी जिसको स्टूडेंट्स रिसेस में रीड कर रहे थे. ओके डियर स्टूडेंट, ऑन रीडिंग दिस स्टोरी, ये स्टोरी रीड करते वक्त जय एंड मिताली वेर मेकिंग फन ऑफ ईच अदर. नाउ ये स्टोरी पढ़ते वक्त जय और मिताली, यहाँ पर दो कैरेक्टर के नेम आपको दिए गए हैं, वो दोनों क्या कर रहे थे? मेकिंग फन ऑफ ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे का मजाक बना रहे थे. ठीक है. Their class teacher who was sitting beside them said, उनका क्लास टीचर जो एग्जैक्टली उनके नेक्स्ट टू यानी उनके साइड में बैठे हुए थे, उन्होंने क्या कहा? चिल्ड्रन, दिस इज टू अ पॉलिसी. क्या कहा? दिस इज टू अ पॉलिसी. ये भी एक पॉलिसी है यानी एक नीति है. ठीक है. द थर्ड पार्टी टेक्स एडवांटेज ऑफ अ क्वेरल बिटवीन टू. मतलब कौन सी एक पॉलिसी है? द थर्ड पार्टी टेक एडवांटेज ऑफ अ क्वारल बिटवीन टू, यानी अगर कोई दो लोग झगड़ रहे हैं, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो थर्ड पार्टी बीच में आके उस चीज का एडवांटेज ले लेता है. ये एक पॉलिसी है यानी कि एक नीति है. ठीक है. क्लास टीचर ने बच्चों से ऐसा कहा. द ब्रिटिश हैड एक्सपांडेड देयर एम्पायर इन इंडिया विथ सच अ पॉलिसी. और ये भी कहा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसी पॉलिसी के साथ अपना एम्पायर इंडिया में एक्सपांड यानी फैला दिया हर कॉर्नर में इंडिया के. ओके डियर स्टूडेंट, जय आस्क्ड, सर हाउ इज दैट पॉसिबल. नाउ अभी जय उनके क्लास टीचर से पूछ रहा है कि सर हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? मतलब इस पॉलिसी के थ्रू उन्होंने अपना पूरा एम्पायर यानी अपना साम्राज्य फैला दिया इंडिया में. तो सर क्या रिप्लाई कर रहे? द क्लास टीचर रिप्लाइड, let us go to class and there I will explain about how the British came to India and established their rule all over the Indians. Okay dear students, so the next class teacher says, उन्होंने क्या कहा? ठीक है, तो अब हम क्लास में जाएंगे. let us go to class and there I will explain about how the British came to India. हम क्लास में जाएंगे और वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिटिश कैसे हमारे इंडिया में आए और इंडिया में आने के बाद उन्होंने किस तरह से हम इंडियंस पे अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया. ठीक है, किस तरह से हमें कंट्रोल कर लिया. ओके. बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी द ब्रिटिश हैड स्टार्टेड टू emerge as a strong power on the Indian political horizon. बाय द मिड ऑफ द 18, ये आपको टाइम पीरियड दिया गया. बाय द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी मतलब जब 18th सेंचुरी चल रही थी, एग्जैक्ट उसका मिडल का टाइम चल रहा था, तब ब्रिटिश हैड स्टार्टेड टू emerge as a strong power on the Indian political horizon. जो हमारी राजनीति चल रही थी, इंडियन पॉलिटिक्स चल रही थी, राजनीति, उस पर ब्रिटिश लोग क्या होने लगे? emerge as a strong power on the Indian political horizon, यानी हमारी राजनीति पर पावरफुल पॉलिटिकल पावर में वो लोग इमर्ज होने लगे. कौन? ब्रिटिश. ओके डियर स्टूडेंट, डू यू नो दैट द ब्रिटिश केम टू इंडिया ओनली फॉर द ट्रेड. क्या आप जानते हो ब्रिटिश सबसे पहले इंडिया में किस वजह से आए थे? ओनली एंड ओनली फॉर ट्रेड. ट्रेड यानी व्यापार करने के लिए वो इंडिया में आए थे. ओके डियर स्टूडेंट, इनिशियली दे टुक परमिशन टू ट्रेड इन इंडियन स्टेट्स. और जब वो ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए थे इनिशियली, तो जब सबसे फर्स्ट टाइम आए थे तो आए थे तब उन्होंने इनिशियली स्टार्टिंग के फर्स्ट बेस पर परमिशन भी ली थी इंडियन स्टेट्स में
ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक, व्यापार करने के लिए। देन हाउ डिड दे बिकम द रूलर ऑफ एंटायर इंडिया? तो फिर ये क्वेश्चन अराउज हो रहा है कि देन हाउ डिड दे बिकम द रूलर ऑफ एंटायर इंडिया, वो पूरे इंडिया जो कंट्री है उसके रूलर कैसे बन गए, उसको गवर्न कैसे करने लगे, वो उसे चलाने कैसे लगे और पॉलिटिकल पावर में कैसे एंटर हुए, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल अराउज मेनी सच क्वेश्चंस, और जो हिस्ट्री है ब्रिटिश रूल की वो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन अराउज यानी हमारे माइंड में पैदा करती है, मतलब हमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी में एमर्ज हो गई इंडिया के अंदर और वो कैसे हमारे ऊपर रूल करने लगे, ठीक है। जो ब्रिटिश हिस्ट्री है वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमारे माइंड में अराउज करती है। To serve their economic interests, they increased their political hold on India with the use of British diplomatic tactics. Okay, to serve their economic interests यानी अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर्व करने के लिए उन्होंने अपना इकोनॉमिक यानी आर्थिक जो इंटरेस्ट है उसे सर्व करने के लिए क्या किया, उन्होंने क्या किया, इंडियन पॉलिटिकल में पॉलिटिकल पार्टीज यानी इंडियन जो पॉलिटिक्स है उसमें अपना होल्ड इंक्रीज किया, यानी उसने धीरे धीरे उसमें एंटर होना स्टार्ट किया, ठीक है, अपनी डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स के मदद से, ठीक है, यानी राजनीति युक्तियों की वजह से, ठीक है, उनकी षड्यंत्र नीतियों से। ओके डियर स्टूडेंट, now next we will see Wellesley's policy of expansion. Now dear student, let's see what is the policy of Wellesley for the expansion of British rule. Okay dear student, when the Wellesley came to India as a governor general, cutthroat competition exists between England and France. जब वेलेस्ली एज ए गवर्नर जनरल बनकर कहाँ पर आए थे, इंडिया में आए थे, तब कौन सी दो कंपनी के बीच में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा था, इंग्लैंड एंड फ्रांस दोनों के बीच में कट थ्रोट यानी गला काट कंपटीशन चल रहा था। वो लोग दोनों इंडिया में सुप्रीम पावर में इमर्ज होने के लिए यानी सुप्रीम पावर बनने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थे, ठीक है। इंग्लैंड स्टैंड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी वेर एज फ्रांस स्टैंड फॉर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, बोथ आर डिफरेंट। ओके डियर स्टूडेंट, इट वॉज नेसेसरी टू चेक फ्रांस फ्रॉम बिकमिंग पावरफुल इन इंडिया, ये बहुत ज़रूरी था कि फ्रांस को रोका जाए, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को रोका जाए कि वो इंडिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल ना बने, ठीक है। सो एज टू एक्सपांड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेलेस्ली इंट्रोड्यूस अ न्यू प्लान विच वॉज नोन एज सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। इसीलिए वेलेस्ली ने क्या किया, ब्रिटिश रूल को इंडिया में एक्सपांड करने के लिए वो एक न्यू प्लान लेकर आया था। कौन सा प्लान लेकर आया था, सब्सिडरी अलायंस। ओके, as per the scheme, any princely state that accepted the alliance had to keep and maintain the British army as well as keep a British representative in the royal court. Okay dear student, as per the scheme of subsidiary alliance, मतलब subsidiary alliance के मुताबिक जो भी प्रिंसली स्टेट अगर इस स्कीम को एक्सेप्ट करता है तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करना पड़ता है और एज वेल एज यानी जो रॉयल कोर्ट है उसमें एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव को रखना पड़ता है, ठीक है। दिस वॉज द कंडीशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। दिस वे द ब्रिटिश कुड मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, और इसी तरह से ब्रिटिश अपनी आर्मीज को मेंटेन करते थे बिना स्पेंडिंग मनी, विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, मतलब इतनी बड़ी आर्मी को उसे मेंटेन रखना, मतलब इतने सारे लोग होते हैं आर्मी में, उनके खाने का खर्चा ये सब कुछ, ठीक है, इट्स नॉट ईजी। तो इस तरह से क्या करते थे ब्रिटिश, इस तरह से सब्सिडरी अलायंस को लाकर वो अपनी आर्मी को मेंटेन रख रहे थे, यानी उनको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ रहा था, आर्मी का किसी भी तरह का खर्चा नहीं उठाना पड़ रहा था, ठीक है। जो प्रिंसली स्टेट इस स्कीम को एक्सेप्ट कर लेता उसे ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन रखना पड़ता, ठीक है, उसके सारे एक्सपेंस उठाने पड़ते, ठीक है। So the next, however, the princely states were not allowed to utilize the army at their own will. Okay, so as per the subsidiary alliance, एक आर्मी प्रिंसली स्टेट्स को मेंटेन करने के लिए दी जाती थी, उसका पूरा एक्सपेंस उठाने के लिए, लेकिन however the princely state were not allowed, प्रिंसली स्टेट को ये अलाउड नहीं था कि वो आर्मी अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सके, ठीक है। This system which made many feel secure in the beginning made them feel enslaved and threatened. शुरुआत में इस सिस्टम ने बहुत से प्रिंसली स्टेट को ऐसा फील करवाया जैसे कि सिक्योर, यानी ये सिस्टम बहुत अच्छा है और प्रिंसली स्टेट्स की सेफ्टी के लिए दिया जा रहा है और मतलब उसको आर्मी दी जा रही है, ठीक है। मतलब शुरुआत की बिगनिंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिक्योर फील हुई, लेकिन मेड देम फील एनस्लेव्ड, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जब रियलाइज़ हुआ कि ये सिस्टम ने क्या कर दिया है, टोटली एनस्लेव्ड बना दिया है, यानी गुलाम बना दिया है प्रिंसली स्टेट को, और थ्रेटन यानी मतलब उसको धमकाने के लिए, एक डर में रखने के लिए ये सिस्टम उस पर लागू किया गया है, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस अटैक लाइक अ स्लो पॉइजन फॉर द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया,
सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ने कैसे अटैक किया प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया पर? अटैक लाइक ए स्लो पॉइजन, यानी स्लो पॉइजन की तरह, ठीक है। इनिशियल बेस में वो कुछ असर नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उसका असर दिखाता है, लाइक दिस स्लो पॉइजन, धीमा जहर। ओके डियर स्टूडेंट्स, so the next, the Indian states that become the victims of subsidiary alliance were Hyderabad, Mysore, Ayodhya, Jodhpur, Gaikwad of Vadodara and Peshwa of Pune and Sindhyas of Gwalior। ये सारे स्टेट्स थे जो किसके विक्टिम बने? सब्सिडरी अलायंस के विक्टिम बने, सब्सिडरी अलायंस स्कीम के विक्टिम्स बने, यानी शिकार बने, जिन्हें ये सब्सिडरी अलायंस स्कीम जिन स्टेट्स ने एक्सेप्ट की थी। ओके डियर स्टूडेंट, उनके नाम आपको यहाँ पर दिए गए। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन द पेज नंबर नेक्स्ट। ऑन दैट, Nizam of Hyderabad was the first victim of Wellesley's subsidiary alliance. Who is the first victim of subsidiary alliance of Wellesley's? Nizam of Hyderabad is the first victim. सबसे पहला जो एक्सेप्ट करने वाला था सब्सिडरी अलायंस को, वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, ठीक है। वो शिकार बना था इस स्कीम का, ठीक है। देन इट वाज मैसूर एंड अयोध्या, फिर उसके बाद मैसूर और अयोध्या ने भी सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। तंजौर एंड कर्नाटका मीट विद द सेम फेट, और तंजौर और कर्नाटका को भी सेम फेट यानी सेम लक से, बैड लक से गुजरना पड़ा, ठीक है, विद द सेम फेट यानी सेम चीज से, ठीक है। The British made the Marathas fight amongst themselves and consequently made them accept the subsidiary alliance। और ब्रिटिश ने क्या किया? मराठास के साथ उनको अंदर ही अंदर लड़ा दिया। फाइट amongst themselves मतलब उनके अंदर ही अंदर झगड़े करवा दिए, एंड consequently और उसके बाद क्या किया? उसके अंदर ही अंदर झगड़े करवा के एज ए रिजल्ट उनको सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करवा दी, ठीक है, मराठास को। Owing to the losses incurred by Nizam in his fight with Marathas, he was the first to accept this alliance। Owing to यानी मराठास के साथ जो निज़ाम की फाइट हुई थी, उसमें निज़ाम को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, और उसकी वजह से वो पहला था जिसने क्या एक्सेप्ट किया? सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था, मतलब सब्सिडरी अलायंस का विक्टिम बना था, ठीक है, निज़ाम। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर रिफ्यूज टू डू सो, और सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने के लिए टीपू सुल्तान, मैसूर के टीपू सुल्तान ने क्या किया था? रिफ्यूज कर दिया था इस स्कीम को एक्सेप्ट करने के लिए, रिजेक्ट कर दिया था, दैट के मैं सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बट आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, लेकिन क्या हुआ? आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री, जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, उसमें किसकी विक्ट्री हुई थी? ब्रिटिश की विक्ट्री हुई थी, ठीक है, जीत हुई थी। मैसूर वॉज फोर्स टू बिकम अ सब्सिडरी स्टेट, और उसके बाद ब्रिटिश की विक्ट्री होने के बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में मैसूर को फोर्स यानी उसको ज़बरदस्ती की गई उसके साथ सब्सिडरी स्टेट बनने के लिए, उसे सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करवाया गया। मराठा चीफ फोर्ट अमॉन्ग्स देमसेल्फ आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडनाविस। ओके, नाना फडनाविस की डेथ के बाद जो मराठा चीफ थे वो अंदर ही अंदर लड़ने लगे एक दूसरे के साथ। वन बाय वन ऑल द मराठा स्टेट्स बिकम द विक्टिम ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। वन बाय वन यानी धीरे धीरे एक के बाद एक जो मराठा स्टेट्स थे वो क्या बन गए? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के शिकार बन गए, ठीक है, ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के शिकार बन गए, ठीक है, यानी उन्होंने मराठास में आपस में ही लड़ाई करवा दी, ठीक है, और ये पॉलिसी उनपे अप्लाई की, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है। द अदर स्टेट नेमली अयोध्या, गोरखपुर, तंजौर, कर्नाटका, फरुखाबाद ऑल्सो सफर्ड द सेम फेट, यानी और उसके बाद ये सब्सिडरी अलायंस यानी धीरे धीरे इन सारे स्टेट ने भी एक्सेप्ट की, मतलब उनको भी एक्सेप्ट करनी पड़ी, जिनका नाम अयोध्या, गोरखपुर, तंजौर, कर्नाटका, फरुखाबाद, ये सारे स्टेट भी सेम फेट से सफ़र करना पड़ा इन लोगों को, ठीक है। इन दिस वे विद इन अ स्पैन ऑफ 7 years, इसी तरह से विद इन द स्पैन ऑफ यानी टाइम पीरियड दिया है 7 साल के टाइम पीरियड में, वेलेस्ली ने क्या किया? वेलेस्ली एक्सपांडेड द कंपनी रूल एंड मेड द ब्रिटिश द सुप्रीम पावर इन इंडिया। ओके, विद इन द स्पैन ऑफ 7 years यानी 7 साल के समय में, टाइम पीरियड में वेलेस्ली ने कंपनी के रूल को बहुत ज़्यादा सुप्रीम पावर में कन्वर्ट कर दिया था, इंडिया में सुप्रीम पावर बना दिया था, ठीक है। सो द नेक्स्ट यू कैन सी इन फिगर 4.3 दैट इज द पिक्चर ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, एंड 4.2 बैटल फोर्ट बाय वेलेस्ली, वेलेस्ली के थ्रू एक पिक्चर दिया गया है जो बैटल वेलेस्ली ने लड़ी है, ठीक है। सो द नेक्स्ट, एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। After finalizing the subsidiary alliance treaties with Mysore Nizam of Hyderabad and Maratha chieftains, the British moved toward northern part of India. Okay, so here the expansion of British rule is given to you, how the British expand their rule in India.
किस तरह से उन्होंने इंडिया में अपना रूल एक्सपांड कर लिया, ठीक है, फैला लिया। आफ्टर फाइनलाइजिंग द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटीज विथ मैसूर, यानी ये जो सारे स्टेट्स के प्रिंसली स्टेट्स के आपको नाम दिए गए हैं, मैसूर, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा चीफ्टेन्स, ब्रिटिश ने इनके साथ अपनी सब्सिडरी अलायंस को फाइनलाइज यानी उसको ट्रीटीज को साइन करने के बाद, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद इन प्रिंसली स्टेट के साथ वो अपना एम्पायर एक्सपांड करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में मूव हुई, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में मूव हुई, ठीक है, उसे वहां पर भी अपना एम्पायर एक्सपांड करना था। दे एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद नेपाल, और उसके बाद वहां पर एंटर होने के बाद वो नेपाल के साथ एक ट्रीटी में एंटर हुई, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, यानी क्योंकि उसे सेंसिंग ए थ्रेट फ्रॉम इट, उसे ऐसा लग रहा था कि नेपाल उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए उसने नेपाल के साथ कौन सी ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब नेपाल को फ्रेंड बना लिया। दे फोर्ट मैनी बैटल्स टू सिक्योर द फ्रंटियर्स, यानी उसने बहुत, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे बैटल्स लड़े, ठीक है, बहुत सारी बैटल्स लड़ी, किस लिए, क्योंकि अपनी वो जो फ्रंटियर्स है उसे, यानी फ्रंटियर्स यानी सीमाएं होती है, ठीक है, उनकी जो बाउंड्रीज है उसे सिक्योर करने के लिए, उनका जो एरिया है कंट्रोल एरिया, उसे सिक्योर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी बैटल्स लड़ी, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशन विथ सिख किंग महाराजा रंजीत सिंह हेल्प देम टू विन द बैटल विथ द अफगान्स एंड एस्टेब्लिश देयर रूल इन सिंध। ओके, किसके साथ फ्रेंडली रिलेशन होने की वजह से, फ्रेंडली रिलेशन विद द सिख किंग के साथ फ्रेंडली रिलेशन होने की वजह से क्या हुआ, महाराजा रंजीत सिंह, कौन थे, सिख किंग महाराजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने क्या किया, हेल्प देम टू विन द बैटल विद द अफगान, महाराजा रंजीत सिंह ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की अफगान्स के सामने बैटल जीतने में, ठीक है, उनकी मदद की, अफगान्स के सामने बैटल हो रही थी तो उसे जीतने में महाराजा रंजीत सिंह ने ब्रिटिशर्स की मदद की, और उनकी मदद की, और उसी के बाद ब्रिटिशर्स ने किया एस्टेब्लिश द रूल इन सिंध, ब्रिटिशर्स ने अपना रूल कहाँ पर एस्टेब्लिश कर लिया, सिंध में भी अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। ओके, the Britishers had an ambition to capture the Sikh kingdom, which was very powerful kingdom, but they could not do so as long as Maharaja Ranjit Singh was alive. ओके, सो ब्रिटिश किंगडम की, मतलब जो ब्रिटिशर्स है उनकी क्या डिज़ायर थी, उनका एक एम्बिशन था, यानी द ब्रिटिश हैड एन एम्बिशन, उनका एक एम्बिशन था, उनकी डिज़ायर थी कि वो कैप्चर, यानी कैप्चर अपने कंट्रोल में करना चाह रहे थे सिख किंगडम को, विच वॉज वेरी पावरफुल किंगडम, जो उस टाइम पर बहुत ही पावरफुल किंगडम था सिख किंगडम, ठीक है, बट दे कुड नॉट डू सो एज लॉन्ग एज महाराजा रंजीत सिंह वॉज अलाइव, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे, और वहाँ के सिख किंग कौन से थे, महाराजा रंजीत सिंह ही थे, और वो सिख किंगडम महाराजा रंजीत सिंह का था, ठीक है। ब्रिटिशर्स की ऐसी डिजायर थी कि वो सिख किंगडम को कैप्चर करे, बट वो नहीं कर पाए बिकॉज द महाराजा रंजीत सिंह वॉज अलाइव, वो जिंदा थे और वो बहुत ही पावरफुल किंग थे। ओके, नाउ स्टूडेंट टर्न द पेज एंड कम ऑन द पेज नंबर नेक्स्ट। सो दे केप्ट फ्रेंडली रिलेशन विद द महाराजा रंजीत सिंह, तो उन्होंने क्या किया, महाराजा रंजीत सिंह के साथ उन्होंने अपने फ्रेंडली रिलेशन खराब नहीं किए और उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखे, ठीक है। रंजीत सिंह वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दैट टाइम, और उस टाइम रंजीत सिंह बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर था, यानी पावरफुल किंग। He had set up a strong army with the help of European officer for the protection of his state. उन्होंने अपने स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी सेटअप की थी, किसकी मदद से, यूरोपियन ऑफिसर की मदद से, ठीक है, उनकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, किसकी, महाराजा रंजीत सिंह की। ओके, ही हैड अटेन्ड विक्ट्रीज ओवर मैनी नियर बाय स्टेट्स, उनके आसपास के नियर बाय बहुत सारे स्टेट्स पे उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी, यानी जीत हासिल की थी, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ पंजाब सफर्ड एनार्की, उनकी डेथ हो जाने के बाद पंजाब ने क्या सफ़र किया, एनार्की, यानी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब उनके बाद कोई भी पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी किसी के ऊपर नहीं थी, पंजाब मतलब ऐसा हो गया था, कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वहाँ नहीं थी जो पंजाब को संभाल ले, ठीक है। किसके बाद, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद, तो पंजाब ने क्या सफ़र किया, एनार्की, वहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नर नहीं था, ठीक है। गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंज केम टू इंडिया एंड बॉट द सिख रूल कम्प्लीटली अंडर द ब्रिटिश रूल विद द पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस एंड एनेक्सेशन, और उसके बाद गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंज
कहाँ पर आए, इंडिया में आए, और उन्होंने आकर क्या किया, ब्रॉट द सिख रूल। जो सिख रूल है उसे कम्प्लीटली किसके अंडर में लेकर आ गए थे, ब्रिटिश रूल के अंडर में लेकर आ गए थे, विद द पॉलिसी ऑफ, कौन सी पॉलिसी के मुताबिक वो सिख रूल को ब्रिटिश रूल के अंडर में लेकर आ गए थे, विद द पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस, यानी उसके अंदर उनके सिख रूल में एंटर हुए, वो उनकी गवर्नेंस में एंटर हुए, और एंड एनेक्सेशन पॉलिसी की मदद से उन्होंने सिख रूल को कम्प्लीटली ब्रिटिश रूल के अंडर लेकर आ गए थे। कौन लेकर आया था, सर हेनरी हार्डिंज। ओके, so the dear student, next you will given Dalhousie policy of annexation, but we are not going to study this policy in this part. Okay, so we are going to study Dalhousie policy of annexation in my part 2 video, so keep watching for that. Stay home, stay safe. Thank you.